जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस संपादकीय को शुरू करने के पहले जिन लोगों ने पिछले 1-2 संपादकीय पहले हम लोगों ने जब लैंगिक समानता के ऊपर एक वीडियो देखा था, लैंगिक असमानता के ऊपर, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट के आधार पे हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की थी, जो आपके हर एक महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो आपके उत्तर लिखने में इस्तेमाल में आए, या फिर वो आपके निबंध लिखने के प्रयोग में आए। तो महिलाओं से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पे प्रश्न बनते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, वो हमने उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो इस संपादकीय में भी अतिरिक्त तरीके से बताई गई हैं, और थोड़े से पॉइंट और इधर उधर से भी लिए गए हैं। उसको डिस्कस करने के बाद ये दोनों ही संपादकीय के जो टॉपिक हैं वो पूरी तरीके से आपको एक कमांड की पोजीशन में पहुंचा देते हैं। टॉपिक को लेके बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे जिसे बार बार ढूंढने की या इधर उधर से समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए, आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो है असमानता के धरातल पर महिलाएं। तो ये टॉपिक ही काफ़ी कुछ अपने बारे में बता रहा है कि किस तरीके से अभी भी समाज में जो असमानता है पुरुष और महिला के बीच में, वो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे मौके को जो महिलाओं को मिलने चाहिए, उनको कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ रहा है। उनके उम्मीदों को कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों के गले को घोट रहा है। इस तरीके से आप बात को समझ सकते हैं। तो अब हम इसको विश्लेषण के तौर पे देखते हैं। देखिए, भूमिका में आप संविधान का सहारा ले सकते हैं, संविधान की बातों से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अच्छा सा कोटेशन, किसी के बोले हुए शब्द हो, वहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप निष्कर्ष में भी किसी के बोले हुए बातों को निष्कर्ष के तौर पे प्रस्तुत करके उसे अंत कर सकते हैं, या आपके ऊपर आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो यहाँ जो संपादकीय में बात कही गई है, वो भूमिका जो है वो संविधान के द्वारा बताई गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, उसमें महिलाओं के लिए समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी प्रावधान के तहत लैंगिक आधार पर भेदभाव न किए जाने को अनिवार्य बताया गया है। ये प्रश्न कई बार प्री में भी पूछा जाता है कि राइट टू इक्वालिटी है, समता का अधिकार है, ये आप कौन से अनुच्छेद तक आप इसको मानते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी देता है। यही वो ऐसे अनुच्छेद हैं जो लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं करने को भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करता है। आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास विकल्प नहीं है कि लैंगिक आधार पे आपको भेदभाव करना है कि नहीं करना है। आपके पास एक ही विकल्प है कि आप लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी और आधार पे कर सकते हैं जो समाज के हित में हो। जैसे मान लीजिए टेक्निकल नॉलेज होता है, उस आधार पे आप छांटिए लोगों को, लेकिन सिर्फ इस आधार पे आप नहीं छांट सकते हैं कि किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले या कहीं पे घूमने वाले वो पुरुष हैं कि महिला हैं, इस आधार पे आप उनके बीच में भेदभाव नहीं बना सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यानी प्रीएम्बल है, जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है, और नीति निदेशक तत्व जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इनमें आपको देखने को क्या मिलता है या कौन सी बातें सुनने को मिलती हैं। इसमें आपको महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास यानी महिलाओं का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को भेदभाव से बचाने के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता है, बल्कि सभी राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान बनाने का भी निर्देश जारी करता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। संविधान सिर्फ यही नहीं बोलता है कि भेदभाव न हो महिलाओं के साथ में, पुरुषों के बराबर आप उनको दर्जा दें, हर जगह मौका दें, उनकी भी वही उम्मीदें हैं कुछ आगे बढ़ने की, जो एक पुरुष आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है। तो दोनों ही उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपको सक्षम बनाना होगा महिलाओं को भी, और पुरुषों को तो मौका मिलते ही हैं। तो सभी को बराबर मौका दीजिए। तो ये जो मौका देने की बात है, इसमें सिर्फ भेदभाव रहित बात नहीं कही गई है, इसमें सशक्तिकरण की भी बात की गई है कि ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए राज्यों को
जो महिलाओं को प्रेरित करे। उनकी अगर सोच है तो वो सोच के ही स्तर पे ना ख़त्म हो जाए, वो सोच प्रयास में बदलता हुआ नजर आए अगर आप मौका देंगे। ये सब बातें संविधान के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसीलिए वो राज्यों को निर्देश देता है प्रस्तावना के माध्यम से, राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से, उसमें जो अनुच्छेद लिखे हैं उनके माध्यम से, कि आप सकारात्मक प्रावधान बनाइए, संविधान में संशोधन करिए, कानून बनाइए, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला मिले, आगे बढ़ने के लिए आप वैसे माहौल बनाएं, तैयार करें। ये सब बातें संविधान में की गई हैं। अब हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, और ये आंकड़े वही है जो विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। इसका हमने काफ़ी एनालिसिस किया। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको दोबारा से देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हाल ही में जो जारी किया गया है ये रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024, इसके अनुसार 146 देशों की सूची तैयार की गई है। उस सूची में भारत का कौन सा स्थान है, ये याद रखिएगा, प्री के लिए भी 129वां स्थान है। पिछले साल हम कहाँ पर थे? पिछले साल हम थोड़े बेहतर स्थिति में थे, 127वें स्थान पर। तो हम अगर इसे ग्राफ के माध्यम से देखें ताकि आपको बिल्कुल ये याद हो जाए, तो देखिए, ये मान लीजिए रैंक है, ये मान लीजिए साल है, ये रैंक है, ये साल है। तो 127वें स्थान पर हम कब थे? जब 2023 पिछले साल का जो रिपोर्ट जारी हुआ, और 129वें स्थान पर हम आ गए 2024 में। तो देखिए, ये ग्राफ में आपको जो ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ये रैंक है, और अच्छा तब होगा जब ये रैंक नीचे की तरफ घटे, क्योंकि 146 देशों में आप 120 130 देश हैं तो ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है। लेकिन अगर आप 70 80 होंगे, 50 में होंगे, तब आपके लिए बेहतर रैंक होगा। आगे देखते हैं। देखिए, सोचने का विषय ये है कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यह अंतर घटने के बजाय इन अंतर को बढ़ाता जा रहा है। तो इस मुद्दे पे ही हमें बात करना है। पिछले वर्ष के 127वें से 129वें स्थान पर जो गिरावट का कारण है, जब हम उसे समझने जाएंगे तो उन कारणों में पहला कारण हमें नजर आएगा शैक्षिक उपलब्धि की, और दूसरा राजनीतिक सशक्तिकरण में आई कमी को। इन दो कारणों को मुख्य कारण माना गया है कि क्यों हमारी रैंक नीचे गिर गई है। भारत में अगर आप देखेंगे, ये जो 3 स्थान हैं, भारत पहला इस रैंक के हिसाब से महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में 65वें स्थान पर है। तो जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला है, चाहे वो राजनीतिक सशक्तिकरण हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, उसमें हमारी स्थिति बेहतर है, 65वें स्थान पर है। तो मतलब जो हमारी ओवरऑल रैंक है, जो कुल मिला के एक हमारी एवरेज रैंक है, उसके हिसाब से तो हमारी रैंक काफ़ी बेहतर है। लेकिन क्या 65वां स्थान भारत के लिए अभी भी बहुत बेहतर रैंक है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अभी हमें महिलाओं का और ज़्यादा राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। हालांकि इन दोनों रैंकों को देखिए तो अभी इसमें भारत काफ़ी पीछे है। देखिए, ये रिपोर्ट आपको पुरुषों के हिसाब से महिलाओं की स्थिति समाज में क्या है ये बताने की कोशिश करता है। सिर्फ ये नहीं बताता है कि महिलाओं की दशा अपने आप में क्या है समाज में। तो हो सकता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही हो, लेकिन जब पुरुषों से उनकी तुलना की जाए, अगर पुरुषों के बराबर उनको अवसरों से तुलना की जाए और भी बाकी मौक़ों से तुलना की जाए, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर होने के बाद भी अगर हमारी रैंक नीचे होती है, तो वहाँ इसका मतलब ये हो गया कि पुरुषों को हम और ज़्यादा बेहतर सुविधा और ज़्यादा बेहतर अवसर मुहैया करा रहे हैं, इसलिए उनकी रैंक नीचे हो रही है। या फिर ऐसे देश जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को और ज़्यादा आर्थिक भागीदारी दी जा रही है, राजनीतिक सशक्तिकरण उनका किया जा रहा है, समाज में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उन देशों में बेहतर स्थिति है, उसके हिसाब से भी हमारी रैंक नीचे हो जाती है। श्रम बल भागीदारी दर के मामले में भारत का 134वां स्थान है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें महिलाएं जो हैं वो उतने ज़्यादा संख्या में नहीं है। और ये देखिए बेसिक कैसे आप समझ सकते हैं, ये जो श्रम बल भागीदारी दर है, जिसे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि 16 साल से 64 साल के बीच में जो काम करने योग्य अपनी जनसंख्या है, उसमें आप ये देखते हैं कि कितने लोग रोजगार पा चुके हैं और कितने लोग रोजगार के लिए प्रयत्नरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए घरों में होम मेकर हैं, जैसे अधिकतर महिलाएं हाउसवाइफ हैं, वो घरों में जितना मेहनत कर रही हैं, देखिए जब कोई नहीं रहता है, आप किसी को
टेम्पररी समय के लिए, या मान लीजिए कोई बाहर जॉब करने जा रहा है, फिर आप किसी को काम पे लगाते हैं तो आपको सैलरी देनी पड़ती है, तब आपको ज़्यादा पैसे के हिसाब से समझ में आता है कीमत कि हाँ, जब घर में हमारे कोई काम कर रही हैं तो उनके योगदान का हम आकलन नहीं कर पाते आर्थिक तरीके से। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके घर पे काम करने की वजह से आपका कितना सारा खर्च, कितनी सारी जिम्मेदारी बच जाती है। यही चीज़ हमें तब समझ में आता है जब थोड़े समय के लिए घर की महिलाएं अपने मतलब मान लीजिए मायके चली गईं, बाहर चली गईं, या मान लीजिए उनका तबीयत ख़राब है, वो कार्य नहीं कर पा रही हैं घर में, और तब हमें जब मैनेज करना होता है तब हमें समझ में आता है कि जिम्मेदारी और आर्थिक तरीके से दोनों ही बोझ हमारे ऊपर कितना ज़्यादा बच जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद लेके वो साल भर अपने साथ चलती हैं। तो ये 16 से 64 साल की एज में जो काम करने वाला कार्यबल है अपने देश में, उसमें हम महिलाओं को, हाउसवाइफ के कामों को नहीं जोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका आर्थिक भागीदारी भी हमें समाज में समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्रम बल भागीदारी दर में भी हम बहुत पीछे हैं। इसका मतलब पुरुषों को आप ज़्यादा मौका दे रहे हैं ऑफिस जॉब करने के लिए, बाहर काम करने के लिए, उसकी तुलना में जो महिलाएं हैं हम उनको उतना बेहतर तरीके से मौका नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मौका दे भी रहे हैं तो वो बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर पा रही हैं। उसके और भी कारण हैं कि वो बाहर भी मान लीजिए काम करें, घर पर भी आके वो जिम्मेदारी संभालें, तो दो दो बोझ हो जाता है उन लोगों के ऊपर। इसीलिए जिम्मेदारी को बांटने की भी बात कही जाती है, ताकि वो बोझ उनको जो काम करने के बाद घर पे आके महसूस होता है वो कहीं ना कहीं हमें कम करना है। तभी हम उनके काम को लंबे समय तक बनाए रखने में हम मदद कर पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे जो टैलेंटेड महिलाएं हैं, प्रतिभाशाली महिलाएं जो कहीं ना कहीं अलग अलग फील्ड में जॉब कर रही हैं, एक समय के बाद आप देखेंगे कि वो अच्छे अच्छे ओहदों से ही रिज़ाइन दे के जॉब छोड़ के घर पर आ जाती हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ का जिम्मेदारी संभाल नहीं पाती। उनके ऊपर बोझ दो दो हो जाता है, और पुरुष पहले से ही बाहर काम कर रहे होते हैं तो वो उनके साथ घर पे जिम्मेदारी साझा नहीं करते हैं। आगे क्या लिखा है कि समान काम के लिए समान वेतन के स्तर पर भी हमारा स्थान 120 है। तो इसका मतलब ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है। एक ही काम को आप पुरुष महिला दोनों से कराते हैं, लेकिन आप सैलरी दोनों लोगों को बराबर नहीं देना चाह रहे हैं, या बराबर नहीं मिल रहा है उनको। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है समाज में। कोई भी काम है, अगर आप एक एक ही काम एक ही समय के लिए, तय समय के लिए जितना पुरुष को देते हैं पैसा, तनख्वाह, उतना ही तो महिलाओं को भी मिलना चाहिए ना। इसमें भेदभाव तो सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इसमें 120वें स्थान पर हैं। इसका मतलब जितने समय के लिए आपने किसी काम को पुरुष से कराया, उतने ही समय के लिए किसी काम को आपने महिला से कराया, तो आप महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम तनख्वाह, कम पैसा हाथ में दे रहे हैं। सिंपल सी बात है ये। वेतन उनके हाथ में आप कम दे रहे हैं, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। तो ये जो ऊपर की रैंक हमें देखने को मिल रही है, इन सब से हम यही समझते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में आर्थिक असमानता अभी भी हमारे समाज में बनी हुई है। अगर इसी गति से समानता की ओर हम बढ़ते रहें तो पूर्ण लैंगिक समानता आते आते हासिल करने में हमें लगभग 134 साल और लग जाएंगे। तो ये है आपका 2024, आप इसमें जोड़िए 2134, तो कहीं सन 2158 इस रिपोर्ट के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से सन 2158 में जाके कहीं हम पूर्ण लैंगिक समानता देख पाएंगे समाज में, कि जितना अवसर आप पुरुषों को दे रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, काम करने के लिए, उतना ही आप महिलाओं को दे रहे हैं। जितनी राजनीतिक भागीदारी में पुरुष नज़र आ रहे हैं, उतनी महिलाएं नज़र आ रही हैं। ऐसा समाज देखने में आपको 134 सालों का और इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा ये रिपोर्ट का मानना है। जो कि ये बात क्या बोल रही है कि समग्र विकास की राह में भी बड़ी बाधा बन सकती है। तो हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, समावेशी विकास की, कंप्लीट डेवलपमेंट की, समग्र विकास की। तो कैसे आप हर तरीके से विकास कर पाएंगे अगर हम इतने पीछे हैं? तो स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो आधिपत्य के बजाय सहयोग पर आधारित होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले, उनको भी आर्थिक स्वायत्तता मिले और संपत्ति के समान अधिकार मिले। ये सब सुनिश्चित करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि समाज में महिलाओं की भागीदारी, सशक्तिकरण बेहतर ढंग से हो पाए। तो ये ज़रूरी है कि उनको स्वतंत्रता मिले अपने निर्णय लेने की, चाहे वो घर के निर्णय हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का निर्णय हो। उनको भी आर्थिक स्वायत्तता मिले, हर बात पे उनको निर्भरता ना हो आर्थिक चीज़ों को लेके, और संपत्ति में तो उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम दे पा रहे हैं तभी हम बहुत तेज़ी से लैंगिक असमानता को ख़त्म करने के प्रयास में तेज़ी ला पाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर जब हम निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे तो किसी भी बड़े व्यक्तित्व का आप बात रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर संपादकीय में स्वामी विवेकानंद जी की बात की गई है और आखिरी लाइन में महात्मा गांधी जी के विचारों को सामने रखा गया है, प्रकट किया गया है। इस तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, चाहे आप निबंध लिख रहे हो चाहे आप किसी उत्तर को लिख रहे हो। तो स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि देश की संपन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि स्त्री और पुरुष के साथ समान व्यवहार किया जाए, समानता से व्यवहार किया जाए, न कि असमान व्यवहार किया जाए। स्त्री भी उतनी ही साहसी होती है जितना कि पुरुष। इसलिए वे मानते थे कि नारी को भी योग्य, सक्षम और कामकाजी बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में दोनों के उत्तरदायित्व समान हैं। कहा जा सकता है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए बिना, देखिए ये लाइन कितनी गोल्डन लाइन है, इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं और याद कर लीजिए कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए बिना सामाजिक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है या संभव नहीं हो सकता है, और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुए बिना उनका आर्थिक सशक्तिकरण सही अर्थों में आकार नहीं ले सकता है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप जाइए गांव साइड में, आपको संविधान के प्रावधानों के हिसाब से क्या देखने को मिलता है कि 1/3 जो आपके मुखिया होने चाहिए, ग्राम पंचायत के सदस्य होने चाहिए, उसमें महिला जरूर होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल ग्रामीण विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी भागीदारी राजनीतिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण दिया गया। 1/3 आरक्षण का प्रावधान था पंचायती राज में। अब पंचायतों में आपने 1/3 महिलाओं को बैठा दिया, कम से कम ये, क्योंकि आरक्षण से आएंगी और भी जगह से वो जीतती हैं, तो ये और भी प्रोपोर्शन बढ़ेगा, ये परसेंटेज बढ़ता है। अब देखिए बात क्या है, जब वो राजनीतिक रूप से अधिकार लेंगी तो उनको प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया है? ताकि जब निर्णय लिया जाए पुरुषों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरों में हमें पता है कि महिलाओं के पास ज़्यादा अधिकार होता है, अपनी बात रखने का, स्वायत्तता उनके पास ज़्यादा होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में बहुत कम स्वायत्तता होती है, चाहे वो आर्थिक निर्णय लेना हो, चाहे उन्हें अपने निजी ज़िंदगी में कुछ और निर्णय लेना हो। तो उनकी बातें जो हैं वो सुनी जाएं, उनकी भी बातों को वजन मिले। जो बाकी महिलाएं सोचती हैं उनकी महिला प्रतिनिधि उस पर निर्णय ले सकें, इसलिए प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे क्या होगा, जब आपने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिया तो समाज में, सामाजिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। मान लीजिए कुछ ऐसी गांव की महिला हो, वो मुखिया के पास जाके बोलती हैं कि हमें काम करना है, कोऑपरेटिव बनाना है, हमें एक सोसाइटी बनानी है और हम अपना काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर वो मुखिया की जगह मान लीजिए कोई और होते, पुरुष मुखिया होते, तो शायद वो दरकिनार कर सकते थे, एक चांस होता है। लेकिन अगर महिला हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो उनकी बात सुनेंगी। आपने महिला होने के नाते उनको प्रतिनिधित्व दिया, तो वो दूसरी महिलाओं की बातों को सुन रही हैं, उनके दर्द को समझ रही हैं, उनकी आगे बढ़ने की सोच को समझ रही हैं। तो इस तरीके से अगर वो निर्णय लेती हैं कि आपके पीछे मैं खड़ी हूँ, मैं साथ देने को तैयार हूँ, बैंक से आपका बात करा के आपके लिए लोन आप सभी लोग को मिल जाएगा, आप लोग कोऑपरेटिव शुरू करिए। तो उसके बाद सहकारिता शुरू करिए। तो सहकारिता शुरू होने के बाद मान लीजिए कुछ सिलाई बुनाई के काम में लग जाती हैं, कुछ दूध वगैरह के काम में लग जाती हैं बेचने में। तो इस तरीके से उनका समाज में सुधार भी होगा, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ पैसे आएंगे। अब वो निर्णय लेने की उनकी क्षमता में, निर्णय क्षमता नहीं बल्कि निर्णय लेने की जो उनके पास आज़ादी है उसमें बढ़ोतरी आएगी। अब वो भी अपनी बात थोड़ी और वजन से रख सकती हैं समाज में। बिल्कुल बेसिक स्तर पे अगर आप सोचेंगे तो सामाजिक व्यवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि आपने राजनीतिक अधिकार दिया महिलाओं को। और समाज में अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो फिर उनका आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा? पहले आप उनको मौका देंगे, पहले आप उनको कौशल देंगे, पहले आप उनकी बात सुनेंगे, पहले आप उनकी सोच को समझेंगे, पहले आप उनके बात पे विश्वास करेंगे, उनकी सोच के साथ खड़े होंगे, तभी तो आप आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकते हैं। और यही बातें विवेकानंद जी ने और इस संपादकीय ने उनकी बातों को बेहतर तरीके से बताया है। तो इन सब को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए गांधी जी के सुझाव पर अमल करना जरूरी है। और वो क्या है सुझाव? कि समाज का सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से ही संभव है। तो पहले इंसान का हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन होने से मतलब ये है कि हम अगर एक सोच बना के चल रहे हैं, हम करुणा से नहीं भरे हुए हैं, कंपैशन से नहीं भरे हुए हैं, जैसा कि हम नैतिकता वाले पेपर में हम पढ़ते हैं कि आपके अंदर करुणा होना चाहिए, आप एक कंपैशनेट इंसान होने चाहिए,
तभी आप दूसरों की समस्याओं को सुन पाएंगे, दूसरों की समस्या को समझ पाएंगे और दूसरों की समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। और जब आप समाधान निकालने की ओर अग्रसर होते हैं, तब कब समाधान निकालने की ओर अग्रसर होते हैं या होंगे, जब आप इमोशनली सोचेंगे, किसी के इमोशन को, किसी के दुख दर्द को, समस्या को, जब आप आपने सिर्फ एक नियम से न समझ के हृदय से समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जगह अपने आप को रख के समझने की कोशिश करेंगे, तब सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव आप ला सकते हैं समाज में, और तब उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएंगे तो उसके परिवार में बदलाव आएगा, परिवार में बदलाव आएगा तो समाज में अपने आप बदलाव आ जाएगा। हर चीज़ कड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्ति से बनता है परिवार और परिवार से बनता है समाज, समाज से बनता है देश। तो इस तरीके से आप बदलाव छोटे छोटे स्तर से बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, और वो बड़ा बदलाव ही पूरे राष्ट्र में एक अलग तरीके का अलख जगाता है। तो इस तरीके का कुछ बात था। अब ये दोनों ही आर्टिकल, ये और इसके पहले का जो लैंगिक असमानता के ऊपर एक एडिटोरियल है, वो मुश्किल से 1 या 2 एडिटोरियल पहले होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको और इसको साथ में रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बहुत बड़ा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। 4 महीने में पीसीएस भी है, उसके बाद 2 महीने में, अगले 6 महीने के अंदर आरओ भी आ जाएगा, तो 1-2 महीने के अंदर फिर टाइम ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 महीने के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए, और ये इसे रेगुलर देखते रहिए। ये एडिटोरियल एनालिसिस हमेशा चलती रहेगी और आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जोश को बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए। कोई भी सुझाव है, कोई भी बातें हैं, कोई भी आलोचना है, सभी चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, और जो भी आपकी समस्या होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपकी बातों को सुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना यहीं पे एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।